हेलो एवरीवन, निर्णय आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग इस बात पर डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी पास करने के लिए कितने घंटे पढ़ने चाहिए। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट इस मामले में कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें, कैसे करें, कितने घंटे की पढ़ाई करें और किस तरीके से अपनी पढ़ाई को ऐसी दिशा दें जिससे सिलेक्शन हो सके। सो आज हम लोग यहाँ पर इस चीज़ पर फोकस करेंगे और मैं चाहूँगा कि इस पे आप सभी लोग जो है वो बने रहें। आ, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इसको फॉलो भी कर रहे हों, और जो लोग नहीं फॉलो कर पा रहे हैं उनको मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के बाद आपको एक अच्छी दिशा मिलेगी और आपको ये समझने का मौका मिलेगा कि हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए कि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सके। ठीक है। सो हम लोग इसको आज समझने की कोशिश करेंगे और मैं चाहूंगा कि इसमें आप सभी लोग जो हैं वो बने रहें। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज आती है कि पढ़ाई में शुरुआत में हम किस तरीके से पढ़ें जिसके में हमारा जो है वो एक ध्यान लगा रहे और सब्जेक्ट जो है वो हमको समझ में आए। सो यूपीएससी की जो सिविल सेवा है, इसको परीक्षा पास करने के लिए कोई निर्धारित घंटे नहीं है कि इतने घंटे यदि कोई पढ़ेगा तो उसका सिलेक्शन होगा, इतने घंटे नहीं पढ़ेगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर जो अलग अलग टॉपर्स हैं उनके अनुभव अलग अलग हैं, कुछ विशेषज्ञ हैं उनके भी अनुभव अलग अलग हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि शुरुआत में हमें क्या करना चाहिए। ठीक है। तो इसको यदि हम देखें तो शुरुआत में हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम 4 से 6 घंटे पढ़ने की आदत डालें। ठीक है। तो यहां पर हमें सबसे पहले ये फोकस करना होगा कि हम 4 से 6 घंटे पढ़ने की आदत डालें और इस 4 से 6 घंटे में अलग अलग टॉपिक्स पर फोकस करें। ठीक है। 4 से 6 घंटा एक ही टॉपिक पर फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि यूपीएससी में कई सारे सब्जेक्ट्स हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स। तो इसमें सबसे पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि जो अपनी रुचि के सब्जेक्ट हैं, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हिस्ट्री पसंद आती है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ज्योग्राफी अच्छी लगती है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको करंट अफेयर्स अच्छा लगता है। तो शुरुआत में मेरा आप सभी को यह कहना है कि ऐसा टॉपिक चुने जो आपकी रुचि का हो। ठीक है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि विषय ऐसा हो जो आपकी रुचि का हो, ताकि आपका जो है वो एक शुरुआत अच्छी है ना। तो ये रुचि का विषय जो है वो कोई भी हो सकता है कि आपको साइंस एंड टेक अच्छा लगता हो सकता है कि आपको करंट अफेयर्स अच्छा लगता हो, है ना। तो हमें यहाँ पर शुरुआत जो है वो ऐसी करनी है कि जो हमारा मनपसंद का सब्जेक्ट है उसको हमें थोड़ा ज्यादा समय देना है। ठीक है। तो हम पहले उसको समय दें ताकि हमारा एक अभ्यास हो जाए कि हम 4 से 6 घंटा पढ़ सकें। जब ये 4 से 6 घंटे की जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू हो, तब फिर हम यहाँ पर अपने अभ्यास में थोड़ी वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो अभ्यास में वृद्धि है उसको हम इस तरीके से समझें कि जब हम सहज हो जाएं का मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कंफर्टेबल। मतलब जब हमको ये लगने लगे कि हम 4 से 6 घंटा पढ़ सकते हैं और ये हमारी कॉन्टिन्यूटी या निरंतरता में आ रहा हो, तो हम यहां पर इसको थोड़ा सा और बढ़ाएं। ठीक है। तो शुरुआत में मैं यहां पर सभी से कहता हूं कि 4 से 6 घंटे पढ़ने की आदत डालें, और जब आप सहज हो जाएं तब यहां पर 8 से 10 घंटा जो है वो पढ़ें। देखिए, ये एक पक्की बात है कि जितने भी टॉपर्स हैं या जितने भी अनुभव आप सुनते होंगे कि मैं केवल 6 घंटा पढ़ता था और मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन यहाँ पर ये जो 6 घंटा पढ़ने की बात है ये तब आ सकती है जब इनकी कम से कम साल 1.5 साल की जो तैयारी है उसमें ये लोग 8 से 10 घंटा रेगुलर पढ़ते हो। तो जब यहाँ पर आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं तब आपको केवल 5-6 घंटे में रिवीजन करना है या कुछ नए चीजें जो हैं वो अपने उसमें जोड़नी है, क्योंकि बेसिक चीजें जो हैं वो आप सभी को पता हो चुकी हैं। यहाँ पर जो ये क्लास है आज वो ये बेसिकली इसकी है
कि जो बच्चे यूपीएससी की शुरुआत कर रहे हैं, तो यहाँ पर शुरुआत में आपको 4 से 6 घंटे की शुरुआत करनी है और सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो आपकी रुचि का हो। और जब आप कंफर्टेबल हो जाएं तब आप इसी समय को थोड़ा सा बढ़ाएं। ठीक है। सो 8 से 10 घंटे का जो मतलब डिवीजन है उसको आप इस तरीके से करें कि इसमें आपके 2 घंटा जो है वो रोज कम से कम रिवीजन में निकालें। ठीक है। इसी तरीके से 2 घंटा जो है वो आपकी एक ऑप्शनल की तैयारी भी होनी चाहिए, और वो ऑप्शनल आपका जो भी आपकी रुचि हो या जो आप चाहें वो आप ऑप्शनल ले सकते हैं। यूपीएससी में कई सारी चॉइस है। ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर ये कहूंगा कि कम से कम 1 घंटा जो है वो सीसैट के लिए दें। सीसैट यदि क्वालिफाई नहीं होगा तो फिर आप समझ लीजिए कि आपकी जीएस की कॉपी ही चेक नहीं होगी। तो यहाँ पर सीसैट, जिसको हम सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, जिसमें हमारी जो एनालिटिकल पावर है उसका एक टेस्ट लिया जाता है। हमारी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स कैसी है, हमारी एलिमेंट्री लैंग्वेज जिसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही देखते हैं वो कैसा है, इसके साथ साथ हमारी रीजनिंग पावर कैसी है, हमारी डिसीजन मेकिंग कैसी है, इन सारी चीजों पर फोकस किया जाता है। ठीक है। तो इसमें क्वालिफाई होना जरूरी है। जब तक इसमें क्वालिफाई नहीं होंगे तब तक जो है वो कॉपी जीएस की चेक नहीं होगी और प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाई नहीं होगा। तो यहाँ पर सीसैट को फोकस करना जरूरी है। कम से कम 1 घंटा जो है वो जरूर दें। इसके साथ साथ यहाँ पर आप कुछ और सब्जेक्ट्स या विषय पर फोकस कर सकते हैं, और इन विषय में जो है इसमें भी आप काफी चीजों को देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 8 से 10 घंटे वाली पढ़ाई है इसमें आपको इस तरीके से करना है कि ऑप्शनल भी हो, रिवीजन भी हो, कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो भी पढ़ें, और यहाँ पर 2 घंटे के आसपास जो है वो दूसरे विषयों पर भी ध्यान देना जरूरी है। ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर कई सारे सब्जेक्ट्स हैं तो आपका दिन का एक टारगेट ऐसा होना चाहिए कि यदि हम 2 से 3 घंटा जो है वो कम से कम 2 सब्जेक्ट्स में बांटें, चाहे हिस्ट्री ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री पॉलिटी हो, है ना। और एक चीज मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि कम से कम 1 घंटा जो है वो करंट अफेयर्स के लिए भी रखें। तो ये आपकी जो 10 घंटे की तैयारी है वो आपकी इस तरीके से कवर हो सकती है। ठीक है। अब यहां पर अगली चीज आती है संतुलन बनाए रखने की बात, कि संतुलन कैसे बनाया जाए। तो यहां पर संतुलन का मतलब यह है कि पढ़ाई के साथ साथ आपकी जो अन्य गतिविधियां हैं, ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ जो आपकी अन्य गतिविधियां या जो अदर एक्टिविटीज हैं वो भी चलती रहनी चाहिए। ठीक है। अन्य गतिविधियां भी जारी रहें। तो ये अन्य गतिविधियां जो हैं वो उसका क्या मतलब है कि चूंकि आईएएस आईपीएस जो हैं ये समाज में रहते हैं, तो समाज में अलग अलग जो हैं वो चेंजेस होते रहते हैं। तो समाज में जो भी नए चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में आपको एक आइडिया लगना चाहिए, है ना। देश विदेश में क्या नया हो रहा है उसके बारे में एक आपकी समझ डेवलप होनी चाहिए। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई के साथ साथ जो अन्य गतिविधियां हैं उसमें भी आप जब खाली भी बैठे, यदि मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि हम कुछ पढ़ाई से ऊब गए हैं या बोर हो गए हैं, तो हमें यहाँ पर कुछ मनोरंजन का करना है, तो जो भी आपकी हॉबी हो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ जो ये अन्य गतिविधियां हैं इसमें आपकी हॉबी भी शामिल है, इसमें आपका जो कम्युनिकेशन है वो भी होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में बेसिकली एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है, और पर्सनालिटी टेस्ट में बेसिकली ये देखा जाता है कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है, एक इमरजेंसी में आप किस तरीके से बिहेव करते हैं, ये यहां पर यूपीएससी आपको चेक करती है। ठीक है। तो यहां पर शुरुआत में हम लोगों ने समझा कि शुरुआत में कैसे करें, फिर इसके बाद अभ्यास में वृद्धि कैसे हो, और संतुलन को हम कैसे बनाएं। ठीक है। सो अभी हम लोग आगे भी फोकस करते हैं इसको। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि जो विभिन्न टॉपर्स हैं उनके अनुभव क्या है।
आप लोगों ने बहुत सारे टॉपर्स के जो हैं वो इंटरव्यूज पढ़े होंगे। कुछ टॉपर ये कहते हैं कि मैं तो केवल 4 से 6 घंटे पढ़ता था। कुछ टॉपर्स का ये कहना है कि मैं 10 से 12 घंटे तक भी पढ़ता था। तो यहाँ पर ये जो टॉपर्स के अनुभव हैं, ये यहाँ पर व्यक्ति के अनुसार जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, इसको आप इस तरीके से समझें कि पर्सन टू पर्सन जो हैं ये अलग अलग हो सकते हैं। अब यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ टॉपर्स का ये कहना है कि वो केवल 4 से 6 घंटा पढ़ते थे, है ना। और कुछ का ये कहना है कि वो 8 से 10 घंटा, कुछ ये भी कहते थे कि 10 से 12 घंटे भी हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि पर्सन टू पर्सन ये सारी चीजें डिफर करती हैं। कुछ लोगों का जो ग्रेस्पिंग पावर होती है वो बहुत तेज होती है। वो थोड़ा सा पढ़ते हैं लेकिन उनको उसके बारे में पूरी एक आइडिया हो जाता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि जब वो ज्यादा पढ़ते हैं या बार बार पढ़ते हैं तब उनके दिमाग में आती है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये पर्सन टू पर्सन जो है वो डिफर करता है। किसी भी आप 5 टॉपर्स के इंटरव्यूज पढ़िए तो पांचों टॉपर्स का एक अपना अलग पढ़ाई करने का तरीका होगा। एक उनका एक अपनी एक टेबल होगी या टाइम टेबल उन्होंने कुछ डिसाइड किया होगा। उनके अपने जो हैं वो अलग अलग गोल्स हैं कि वो उनको किस तरीके से कौन सा टॉपिक खत्म करना है। तो ये पर्सन टू पर्सन सारी चीजें डिफर करती हैं। ठीक है, सो टॉपर्स के इंटरव्यूज पढ़ना जो है वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम एग्जैक्टली उनको फॉलो जो करते हैं उसमें हमें कभी कभी समस्या आ जाती है। जैसे कुछ टॉपर्स का ये कहना है कि मैं केवल 4 से 6 घंटा पढ़ता हूं, तो बच्चे भी उसी के हिसाब से अपने आप को 4 से 6 घंटे में ही सोचते हैं कि मैं इतना पढ़ूंगा तो मैं भी टॉप कर लूंगा। तो ये जो है वो एक गलत फहमी हो जाती है, क्योंकि हर बच्चे का एक कैलिबर अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसमें मेरा आपको ये सुझाव है कि जैसा आपका कैलिबर हो उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन को डिसाइड करना है। ठीक है, और ये आप खुद ही करेंगे तो आपको समझ में ज्यादा अच्छी तरीके से आएगा। और इसको करने में थोड़ा समय लग सकता है, हो सकता है 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, महीना भर लगे। लेकिन 15 दिन महीना भर के बाद जो है वो एक स्थिति आती है जहां पर आप कंफर्टेबल हो जाते हैं और आपको इस बात का एक आइडिया हो जाता है कि हम कितना पढ़ेंगे तो हमें कितना आएगा। ठीक है, अगली चीज आती है कि फोकस जो है वो हमारा हमेशा रहना चाहिए। फोकस का मतलब ये है कि जो पढ़ें हम, तो पढ़ने के समय हमारी जो एकाग्रता है, पढ़ाई के समय एकाग्रता जो है वो हमारी बनी रहनी चाहिए। इसको यदि हम देखें तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, जब वो पढ़ाई करते हैं तो वो मोबाइल को स्विच ऑफ कर देते हैं, क्योंकि मोबाइल पे कुछ ना कुछ मैसेज आते रहते हैं और वो ध्यान जो है वो भटकाते हैं। सो एकाग्रता बनाए रखने के लिए मैं आपको चाहूंगा कि जैसे उदाहरण के रूप में मोबाइल जो है वो उसको स्विच ऑफ करके रखें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आपने यदि ये टारगेट बनाया है कि मुझे आज 12 बजे से लेकर 3 बजे तक पढ़ना है, तो 12 से 3 के बीच में मोबाइल जो है वो बंद रहेगा, ताकि आपका कंसंट्रेशन जो है वो पूरा पढ़ाई पर आए। तो यहाँ पर फोकस जो है वो आपका पढ़ाई पर होना चाहिए, एकाग्रता जो है वो आपकी बनी रहनी चाहिए। अगली चीज यहाँ पर आती है एक टाइम टेबल, जिसको हम समय सारणी कहते हैं। तो जैसा हम लोग छोटी क्लासेस में देखते थे कि हमारा एक बैग बनता था और डेज के हिसाब से हमारी कॉपीज या किताबें जो हैं वो हम बैग में लेकर जाते थे। इसी तरीके का एक टाइम टेबल जो है वो हमारा बनना चाहिए। तो इसमें मैं स्टूडेंट्स को ये सलाह देना चाहूँगा कि शुरू में जो आपके टारगेट्स हैं, ठीक है, शुरू में जो आपके टारगेट्स हैं उनको आप छोटा रखें। छोटा रखने का मतलब ये है कि जैसे आपने जब तैयारी शुरू करी है तो आपने मान लीजिए डिसाइड किया कि मुझे 5 घंटा पढ़ना है, तो 4 या 5 घंटे में आपको क्या क्या पढ़ना है इसको कहीं आप लिख लें कि मंडे को मुझे ये पढ़ना है, ट्यूसडे को ये पढ़ना है, वेंसडे को ये पढ़ना है, थर्सडे को ये पढ़ना है, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे को इस तरीके से करना है। सो एक टाइम टेबल जो है वो आपका यदि बना रहेगा और उस टाइम टेबल को आप अपनी टेबल पर लगा कर रखें, और जैसे आप कंफर्टेबल होते हैं, है ना, जब आपका समय थोड़ा सा आप ज्यादा दे सकें, ठीक है,
जब आप समय ज्यादा दे सकें तो आपका जो ये टाइम टेबल है वो उसी के हिसाब से अपना चेंज कर लें। ठीक है, सो टाइम टेबल जो है वो चेंज करना ये जरूरी होता है। इस टाइम टेबल को बनाने के लिए मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसे आपके टारगेट्स यदि पूरे होते रहेंगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस बना रहता है कि आज जैसे मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे 5 घंटा पढ़ना है, 5 घंटे में मुझे 1.5 घंटा हिस्ट्री पढ़नी है, 1.5 घंटा मुझे ज्योग्राफी पढ़नी है, 1 घंटा मुझे सीसैट पढ़ना है, 1 घंटा पॉलिटी पढ़नी है। तो यदि मैंने 5 घंटे का अपना टारगेट डिसाइड किया और 5 घंटा मेरा टारगेट पूरा हो गया तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि जो मैंने टारगेट डिसाइड किया था वो पूरा हुआ। ठीक है, यहां पर जब एकाग्रता की बात करें तो हमें यह भी देखना है कि इन 5 घंटे का आउटपुट क्या रहा, हमें किस तरीके से कितनी बातें याद रही। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि शुरू में जब आप टाइम टेबल बनाएं तो अपने टारगेट्स छोटे छोटे रखें। जब आपका कंफर्टेबल हो जाएं, जब आप 8 से 10 घंटा पढ़ने की कैपेसिटी में आ जाएं, तो यही अपना टारगेट जो है वो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने कुछ चीजों को समझने की कोशिश की जिसमें विभिन्न टॉपर्स के अनुभव, फोकस एंड टाइम टेबल। सो अभी हम लोग यहां पर कुछ और चीजों पर भी फोकस करेंगे और मैं चाहूंगा कि आप लोग उस पर भी ध्यान दें। ठीक है, अगली चीज यहां पर आती है कि हमें एक राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि उनका ये मानना है कि जब मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा तब मैं मेंस की तैयारी करूंगा। ये एक बहुत गलत सोच है। मेरा आप सभी को ये सुझाव है कि आपके प्रीलिम्स होने के पहले आपकी मेंस की तैयारी पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए विद योर ऑप्शनल। आपका जो भी ऑप्शनल है, चूंकि यूपीएससी में एक ऑप्शनल है, तो जो भी आपने ऑप्शनल अपना डिसाइड किया है वो आपका ऑप्शनल जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। और उसके लिए आपको यहां पर एक राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो जरूरी है। तो इसके लिए मैं आपको सभी को बोलना चाहूंगा कि लिखने का रोज अभ्यास करें। ठीक है, लिखने का रोज अभ्यास करें, है ना, और कोशिश करें कि साफ और सही लिखें। बहुत सारे बच्चों की जब मैं कॉपीज चेक करता हूं तो मैं देखता हूं कि उनकी मतलब जो उनका आइडिया है वो तो अच्छा है, लेकिन वो कॉपी में उनकी राइटिंग इतनी खराब है या उनकी राइटिंग का जो फ्लो है वो इस तरीके से बिगड़ा हुआ है कि मतलब कॉपी देखने में बड़ा अजीब सा लगता है। तो इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आपके सामने मान लीजिए कोई ऐसी कॉपी लाई जाए जिसकी राइटिंग बहुत खराब है, तो आपका जो शुरुआती माइंडसेट होगा वो अच्छा नहीं होगा। तो चूंकि जो हमारी कॉपी चेक कर रहे हैं वो भी ह्यूमन बीइंग है, कोई एआई हमारी कॉपी नहीं चेक कर रहा है ना, या हमारी कॉपी कोई कंप्यूटर से चेक नहीं हो रही है। मेंस की कॉपी जो है वो कोई ना कोई हमारा ह्यूमन बीइंग ही चेक कर रहा है। तो उसका भी एक माइंडसेट यही होता है कि जब भी किसी बच्चे की कॉपी आए तो कॉपी में बच्चे ने कैसा लिखा है उस पर वो फोकस करता है और उसी के हिसाब से नंबर देता है। हमारा यहाँ पर फोकस ये होना चाहिए कि हम लिखने का रोज अभ्यास करें। रोज हम कम से कम 4 से 6 पेज लिखें। और 4 से 6 पेज लिखने का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी लिखें, हम वो जो हमने पढ़ा है उसको लिख कर याद करने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहां पर जो है राइटिंग प्रैक्टिस को आपको इस तरीके से करना है। अब यहां पर अगली चीज आती है कि आपको थोड़ा सा क्रिएटिव या सृजनशील बनना है। तो क्रिएटिव या सृजनशील का मतलब ये हुआ कि जो भी आप लिख रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, है ना, उसको यहां पर एक याद करने का एक माध्यम ढूंढिए कि हम किस तरीके से उसे याद कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जो है वो आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आपके माइंडसेट में जो चल रहा होगा वही आप लिख पाएंगे। ठीक है, सो यहां पर मैं आपको सुझाव देना चाहूंगा कि जो भी आप लिखते हैं, है ना, जो भी आप लिखें, जो भी आप पढ़ें, है ना, या जो भी आप फैक्ट्स पर ध्यान दें, है ना, तथ्यों पर ध्यान दें या तथ्यों को याद करना है, इन सभी में जो है वो एक रिलेशन बनाने की कोशिश करें कि किस तरीके से हम इन चीजों को याद करें। और उसके लिए मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि आप इसकी एक फॉर्मेटिंग कर लें। फॉर्मेटिंग करने के लिए मैं इससे कह रहा हूं क्योंकि बड़े बड़े आंसर्स होते हैं वो हम याद नहीं कर सकते, तो हमारे पास एक फॉर्मेट यदि हो जाएगा
तो फॉर्मेट से हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं या उसका विस्तार कर सकते हैं। ठीक है, अगली चीज यहां पर आती है कि बोलकर अध्ययन करें। बोलकर अध्ययन करने का क्या मतलब है? क्योंकि यूपीएससी में आपका कम्युनिकेशन देखा जाता है कि आप कैसे बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों में ये समस्या आती है कि उनकी राइटिंग पावर अच्छी है, वो चीजों को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो यहां पर मैं आपको सुझाव देना चाहूंगा कि जो भी आप पढ़ें, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने एक सेपरेट कमरे में पढ़ते हैं, तो आप अपने कमरे में धीमे धीमे उसे बोलकर याद करने की कोशिश करें। उससे क्या होगा कि एक आपका जो कम्युनिकेशन है वो भी इंप्रूव होगा। एक और सुझाव मैं आपको देना चाहूंगा कि आपका यदि कोई फ्रेंड है या कोई 2-3 लोगों का कोई ग्रुप है, तो उसमें आप जो है वो हर हफ्ते 1 या 2 टॉपिक पर डिस्कशन का एक पॉइंट रखें कि आज जैसे मान लीजिए कोई ट्यूसडे को या फ्राइडे को या सैटरडे को एक आधा घंटा या 1 घंटा जो है वो इस टॉपिक पर हम अपने विचार रखेंगे। तो हर व्यक्ति की सोचने और समझने की शक्ति अलग अलग होती है। किसी भी चीज को एक नजरिए से भी देखा जा सकता है और दूसरे नजरिए से भी देखा जा सकता है। तो आपका जो भी ग्रुप होगा, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल होगा, उसमें जब आप अपने विचार रखेंगे तो आपका कम्युनिकेशन धीमे धीमे मजबूत होगा। और ये जो कम्युनिकेशन मजबूत होगा, इससे आपकी तैयारी पर भी एक असर पड़ेगा। ठीक है, इसको आप इस तरीके से लें कि चूंकि आप समाज में जो है वो रह रहे हैं और आपकी जो भी जॉब है वो भी समाज के अंदर ही है। आपकी जॉब जो है कोई वन में या फॉरेस्ट में नहीं है, जहां पर कोई आदमी है ही नहीं और केवल जानवर हैं या जंगल है। आपको बेसिकली समझना ये होगा कि आपका कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए कि मान लीजिए आप आईपीएस हैं, आईएएस हैं और ऐसी कंडीशन आती है कि आपको किसी चीज पर बोलना है, तो आपका कम्युनिकेशन जो है वो अच्छा होना चाहिए। आपको उसके बारे में थोड़ा सा बोलने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, और ये चीजें आपको इंटरव्यू में जो है वो काफी मदद करेंगी। ठीक है, तो यहां पर ये कुछ चीजें हैं जिस पर हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो अब यहां पर हम लोग कुछ और चीजों को देखेंगे और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये सारी चीजें यदि आप करते हैं तो आपकी तैयारी को एक अच्छी दिशा मिलेगी। ठीक है, इसको यहां पर अगली चीज आती है, कंसिस्टेंसी जरूरी है। सो कंसिस्टेंसी का मतलब होता है नियमितता। बहुत सारे बच्चों को मैंने जैसा महसूस किया है कि उन्होंने खूब पढ़ाई करी, लेकिन 10-15 दिन 20 दिन का एक गैप मार दिया। उनको लगा है कि हम इतनी अब मेहनत कर चुके हैं तो थोड़ा आराम चाहिए। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि पढ़ाई में जो गैप है ना, पढ़ाई में गैप जो है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पढ़ाई में जो गैप है वो ज्यादा नहीं होगा। मतलब ये है कि यहाँ पर आपकी पढ़ाई जो है वो नियमित रूप से हो सकता है कि कभी आपके टारगेट्स कंप्लीट ना हो, है ना, तो इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बेसिकली आपने डिसाइड किया कि मैं आज 10 घंटा पढ़ूंगा, लेकिन किसी कारण से आप 10 घंटा ना पढ़कर 5 घंटा ही पढ़ते हैं, तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि पढ़ाई में रेगुलरिटी जो है वो आनी जरूरी है। यदि पढ़ाई में रेगुलरिटी नहीं है तो फिर पढ़ाई में जो है वो समस्याएं आ सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हर स्टूडेंट से मैं यही कहता हूं कि आप रेगुलर पढ़िए। देखिए, त्योहार भी आएंगे, समस्याएं भी आएंगी, आरामी बीमारी भी आएगी, और इन सभी चीजों के लिए हमें समय देना है। लेकिन इन सभी चीजों के कारण हमारी पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंसिस्टेंसी है उस पर जो है वो मैं हमेशा फोकस करता हूं कि वो जो है वो हमेशा बनी रहनी चाहिए। और लास्ट बात ये आती है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हमेशा बनाए रखें किसी भी स्थिति में। ठीक है, किसी भी स्थिति में आत्मविश्वास जो है वो छोड़े नहीं, है ना। कभी भी आपको ऐसा लग सकता है कि पढ़ाई बहुत हो रही है, रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपना कॉन्फिडेंस जो है वो हमेशा बनाए रखें और मेहनत जो है पूरी करते रहें। देखिए, आपका जो 100% का एफर्ट है
वो आप जब खुद उसको एनालाइज नहीं करेंगे तो कोई दूसरा एनालाइज नहीं करेगा। आपको अपने एफर्ट्स खुद ही एनालाइज करने पड़ेंगे या उसका विश्लेषण खुद ही करना पड़ेगा कि मैंने जो पढ़ाई करी वो किस लेवल की हो पाई, या किस तरीके से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, किस तरीके से मैं उसमें इम्प्रूवमेंट लाऊं, किस तरीके से मैं अच्छी आंसर राइटिंग करूं, किस तरीके से मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले। ये सारी चीज़ें जो हैं वो पर्सन टू पर्सन डिफर करती हैं, लेकिन इसमें एक चीज खास है कि स्टूडेंट ये चीजें खुद ही रियलाइज करता है। और कभी जब ऐसी स्थिति आती है कि स्टूडेंट अपने आप से रियलाइज नहीं कर पा रहा है, तो यहां फिर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप यदि सही मार्गदर्शन चाहते हैं, है ना, तो सही मार्गदर्शन के लिए आपको यहां पर किसी कोचिंग की हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप किसी मेंटर्स का जो है वो हेल्प ले सकते हैं। तो सही मार्गदर्शन के लिए कोचिंग की हेल्प जो है वो यहाँ पर ली जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी कोचिंग में हेल्प आपको मिलेगी, जैसे उदाहरण के रूप में मैं टेक्स्ट बुक का उदाहरण लूँ, तो यहाँ पर सब अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, सबके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, सभी टीचर्स जो हैं वो इंटरव्यू लेवल तक पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर उनके अनुभव से आप फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, सो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर पढ़ाई में रेगुलरिटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस जो है वो किसी भी कंडीशन में खत्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज की जो क्लास थी वो बेसिकली इस पर हम लोगों ने रखी थी कि यूपीएससी में कितने घंटे पढ़े जाएं। तो चूंकि इसका कोई एक फिक्स मापदंड नहीं है कि कोई 6 घंटा पढ़ के भी आईएएस बनता है, कोई 10 घंटा पढ़ने के बाद भी आईएएस नहीं बन पाता है ना। तो ये सारी चीजें पर्सन टू पर्सन डिफर करती हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पर जरूर समझनी है कि जो सफल व्यक्ति हैं वो सफल इसलिए हुए कि उन्होंने काम को कुछ अलग ढंग से किया। ठीक है, यहां पर हमें थोड़ा सा समझना यह है कि जो सफल हैं उनके पास भी 24 घंटे हैं, जो असफल हैं उनके पास भी 24 घंटे हैं। तो 24 घंटे दोनों के ही पास हैं। एक व्यक्ति यहां पर सफल हो रहा है, दूसरा असफल हो रहा है, तो उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। तो सफल व्यक्ति जो हैं वो काम को थोड़े अलग ढंग से करते हैं, और हमें उसी अलग ढंग को समझने की जरूरत है। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपका एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ होगा, आपको यहाँ पर एक नई सोच मिली होगी, जो आपके डाउट्स हैं वो भी कुछ क्लियर हुए होंगे। सो एक क्लास आपको जो है वो काफी फायदा देगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दें। एक हमारा जीएस फाउंडेशन का बैच जो है वो स्टार्ट हुआ है 2026 के लिए, और ये बैच जो है ये पूरी तरीके से हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, जहां पर प्रीलिम्स और मेंस का पूरा कवरेज है। और इसकी जो वैलिडिटी या वैधता है वो 2.25 साल की है। ये मेरा कूपन कोड है ST लाइव, यदि आप इसका यूज करेंगे तो आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। हिस्ट्री वाला पोर्शन यहाँ पर मैं ही देख रहा हूँ, बाकी अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग टीचर्स हैं जो कि अपने क्षेत्र के महारथी हैं। ठीक है, इस बैच से संबंधित यदि किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है, तो वो नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, अगली चीज यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक 500 क्वेश्चंस की हम लोगों ने एक सीरीज करी थी, जो कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे और सारे के सारे नए क्वेश्चंस थे। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो 2025 के लिए ही पूरा प्रिपेयर किए गए थे। तो जिस तरीके से यूपीएससी में एंशियंट मिडिवल एंड मॉडर्न के मिक्स क्वेश्चंस आते हैं, वैसे ही हम लोगों ने ये पूरे क्वेश्चंस डिजाइन किए थे। सारे क्वेश्चन मैंने खुद ही बनाए थे। सो आप में से जिन लोगों ने इसे नहीं देखा है उनसे मैं चाहूंगा कि इसे जरूर देखें, और इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है और ये प्लेलिस्ट स्टार्ट हो जाएगी। सो जिन लोगों ने इसे देख लिया है उनसे मैं चाहूंगा कि एक बार रिवीजन के लिए देख लें, क्योंकि हो सकता है कि आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको इससे कुछ बेनिफिट मिले। अगली हम लोगों ने सीरीज करी थी एक विपिन चंद्रा की, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री की किताब है, और इसको भी हर चैप्टर को हम लोगों ने 2 भागों में डिवाइड करके और उससे नए नए क्वेश्चंस तैयार किए थे। और इसको भी मैं चाहूंगा कि जिन लोगों ने नहीं देखा है वो भी देख लें। अभी हाल ही में हम लोगों ने स्पेक्ट्रम सीरीज की जो मॉडर्न हिस्ट्री की किताब है राजीव अहीर की, वो भी हम लोगों ने उसको ख़त्म किया था। तो उसका थ्योरी वाला पोर्शन और क्वेश्चन आंसर वो भी किए थे।
है ना, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ साथ एनसीईआरटी की जो क्लास 11th की इंडियन आर्ट एंड कल्चर की किताब है उसको भी हम लोगों ने पूरा खत्म किया, और उससे रिलेटेड जो भी मेन पॉइंट्स थे उसको भी डिस्कस किए। सो मैं चाहूंगा कि उसको भी आप लोग जरूर देखें, ठीक है। सो आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप में से जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है उसको मैं चाहूंगा कि जरूर ज्वाइन करें। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे क्लासेस के लिंक्स, क्लासेस के पीडीएफ्स, और सबसे इंपॉर्टेंट है मेंस की आंसर राइटिंग। मैं आंसर राइटिंग पर हमेशा फोकस करता हूं, और हर हफ्ते जो है वो मैं एक क्वेश्चन देता हूं ताकि बच्चे उसे लिखें और उनकी एक राइटिंग स्किल जो है वो मजबूत हो, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर तभी लाए जा सकते हैं जब हमारी राइटिंग पावर अच्छी होगी, ठीक है। सो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, है ना। और टेलीग्राम से जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो लोग जरूर जुड़ें, क्योंकि टेलीग्राम से जुड़ने में आपका फायदा ही फायदा है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, और हम लोग जल्दी ही किसी नए टॉपिक में फिर से डिस्कशन करेंगे, और तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।